नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात बकी बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल गए। प्रदेश अर्थव्यवस्था की धमनियों में रक्त प्रवाह का सबसे बड़ा संचार स्रोत शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया आस्था की ब्रांडिंग कर राजनीति के बाजार में बोली लगाने का भद्दा अर्थशास्त्र, भयावह आंकड़ों को उपलब्धि बताने का बेशर्म गणित, पवित्र और संवेदनशील पहाड़ों को कूड़े करकट प्लास्टिक और मलमूत्र से चोक कर देने का निकृष्ट रसायन शास्त्र, आस्था केंद्रों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो का फैशन गिमिक बना देने वाला फूहड़ मानव शास्त्र और हेलो गाइस की रटंत से बौलियाए व्लॉगर्स का भौंडा समाज शास्त्र। चारधाम यात्रा का ऐसा पाठ्यक्रम कितना घातक हो सकता है, इसे थोड़ा धैर्य और विस्तार से समझिए। आज से सैकड़ों साल पहले जब आधुनिक मशीनों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ जैसा भव्य मंदिर बना दिया था। वो लोग जब ऐसा कालजयी मंदिर उस दुर्गम पहाड़ी पर बनाने का हुनर रखते थे, तो क्या वहां अपने रहने ठहरने के लिए भवन निर्माण करना उनके लिए कोई मुश्किल काम रहा होगा? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करना घातक है। सिर्फ मनुष्यों के लिए ही घातक नहीं, बल्कि मनुष्य की आस्था के लिए भी घातक है, उसके देवताओं के लिए भी, देवताओं के निवास वाले हिमालय के लिए भी, और इस संवेदनशील क्षेत्र की उस बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, जिसे इसका नर्वस सिस्टम भी कहा जा सकता है। हमारे पुरखों ने हिमालय की संवेदनशीलता को समझने समझाने के लिए कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़े, लेकिन अपने अनुभवों से ही उन्होंने प्रकृति के साथ ऐसा कमाल का साम्य बैठाया कि न तो कभी उनकी आस्था प्रकृति के आड़े आई और न कभी प्रकृति उनकी आस्था के। उनकी जीवन शैली में ही वो प्रकृति प्रेम था कि उनकी आस्था भी सज जाती थी, प्रकृति से छेड़छाड़ भी नहीं होती थी और हिमालय का संरक्षण भी सदा रहता था। ज़्यादा पीछे न भी जाएं तो हम ऐसे दर्जनों अलिखित कायदे चिन्हित कर सकते हैं, जिन्हें पहाड़ी समाज के हर व्यक्ति ने अपने दादा दादी बूबू ईजा से सुना समझा होगा। पहाड़ों पर जाने के कुछ पारंपरिक नियम कायदे रहे हैं। जैसे कहा जाता था कि बुग्यालों या बर्फीले पहाड़ों पर जाते हुए जोर से आवाज़ नहीं करनी चाहिए, सीटी नहीं बजानी चाहिए, चटक कपड़े नहीं पहनने चाहिए आदि। इन मान्यताओं का आधार बताते हुए भले ही बुजुर्गों ने आस्था का हवाला देते हुए कहा हो कि ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं, उनकी समाधि में विघ्न होता है, छले जाने का या आचरियों द्वारा हर लिए जाने का खतरा होता है, लेकिन इन सभी मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। उच्च हिमालयी क्षेत्र इतने संवेदनशील हैं कि ध्वनि तरंगों से भी देर सवेर दरक सकते हैं, लेकिन उन्हीं संवेदनशील पहाड़ों में जहां हमारे पूर्वज जोर से आवाज़ करने को भी प्रतिबंधित मानते थे, वहीं आज दिन भर हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते फिरते हैं। बड़े बड़े स्पीकरों से ऐसा ककड़ाहट मचाया जाता है कि कंधुड़ों से खून निकलने लगे। किसी सस्ते नेता की महंगी चुनावी रैली की तर्ज पर कान फोड़ू संगीत बजाते हुए केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी जाती है और सड़क चौड़ीकरण के लिए तो डायनामाइट तक धड़ल्ले से फोड़े जाते हैं। ये सड़क चौड़ीकरण से तो हमारी सरकार को इतना प्यार है जितना शायद जीतू ने भरना से या राजूला ने मालूशाही से भी नहीं किया होगा। पहले से बनी हुई सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर सरकार को इतनी जोर से विकास आता है कि वो धड़धड़ा के कर देती है। चारधाम परियोजना, जिसे ऑल वेदर रोड भी कहा गया, सिर्फ उसके लिए ही 60,000 से ज्यादा पेड़ काट डाले गए। दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जिले के रायसपाटा गांव की हेमा देवी को देखिए, जिन्होंने पिछले हफ्ते नदी किनारे अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हेमा देवी नदी किनारे प्रसव के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि कंडी में बैठाकर जब उन्हें गांव के लोग गांव से 6 किलोमीटर दूर की सड़क तक पहुंचा रहे थे, तभी उनकी प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई। उनके गांव में आज भी सिंगल रोड तक नहीं है, जबकि ग्रामीण साल 2009 से इसकी मांग कर रहे हैं। इस त्रासद घटना से अंदाज़ा लगा लीजिए कि विकास कार्यों के नाम पर पहाड़ों में जो हो रहा है, क्या वो सच में जनता के लिए है या फिर अपने अपने ठेकेदारों के माध्यम से कमीशन का मीट भात सपोड़ने के लिए। चारधाम यात्रा के शुरुआती 2 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार 44% यात्री यहाँ ज़्यादा पहुँचे हैं। अब इनमें कितने यात्री हैं और कितने हेलो गाइज, ये आंकड़ा खोजना थोड़ा जटिल है, लेकिन विश्लेषक अनूप नौटियाल मानते हैं कि अगर पूरी यात्रा के दौरान औसतन इतने ही यात्री आते हैं तो इस साल यात्रियों की कुल संख्या 80 लाख के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल कुल संख्या 54 लाख यात्रियों की थी। सरकार इस आंकड़े को अपनी उपलब्धि बताती है। बीकेटीसी के अध्यक्ष कहते हैं कि चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ाना ही मकसद है, लेकिन इस क्षेत्र में दशकों तक अध्ययन करने वाले भूवैज्ञानिकों की माने तो ये आंकड़े कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आपदाओं का न्योता देने की गारंटी है।
भूवैज्ञानिक एसपी सती बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से कई नुकसान तो सीधे सीधे देखे और गिने जा सकते हैं। पहला तो यही कि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मोटर गाड़ियां, और जितनी ज्यादा गाड़ियां उतना ज्यादा कार्बन एमिशन, जो ग्लेशियर को सीधा प्रभावित करता है और आपदाओं को आमंत्रित करता है। दूसरा, हैंगिंग ग्लेशियर पर खतरा, जो इतने संवेदनशील होते हैं कि ध्वनि तरंगों से भी दरक सकते हैं। तीसरा, क्षेत्र की सीमित कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसे पार करते हुए हम लगातार कुदरत को चुनौती दे रहे हैं। चौथा, बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव, जिसकी कहीं चर्चा तक नहीं है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययन ही बताते हैं कि हेलीकॉप्टरों की भरमार से इस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित हुई है। उस कस्तूरी मृग का ही उदाहरण लीजिए, जो कहने को तो हमारा राज्य पशु है, लेकिन असल में राज्य ही उसके प्रति पशु बना हुआ है। बढ़ती भीड़ का ऐसा ही एक कम चर्चित पहलू सीवेज का भी है। केदारनाथ और यमुनोत्री जैसे छोटे से लैंडस्केप में हजारों यात्रियों का एक साथ पहुंचना, मतलब उतना ही ज्यादा मलमूत्र वहां फैलना, जिसके ट्रीटमेंट की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अंततः ये सब उन्हीं नदियों में विसर्जित हो जाता है जिन्हें हम माँ कहते हैं। डॉक्टर एसपी सती इस ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यात्रियों की इस बढ़ती संख्या ने पहाड़ के स्थानीय लोगों को भी बंधक बनाकर रख दिया है। किसी भी स्थानीय को अगर आपात स्थिति में पहाड़ी कस्बों से नीचे आना है या इसके उलट तराई से पहाड़ जाना है, तो वो जाम पड़ी सड़कों के आगे बेबस नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब यात्रियों की अनियंत्रित संख्या को सरकार चुनौती नहीं बल्कि उपलब्धि बताती है, तो गढ़वाली पखाना याद आता है कि अकलौ टप्पू बलमुंडमा भारू और वाड़म अफू। ये भी सच है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हजारों लाखों परिवारों की आजीविका इसी यात्रा पर निर्भर है। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती संख्या प्रदेश के कई लोगों के लिए अच्छी कमाई के अवसर भी खोलती है। लेकिन हमें ये तो ध्यान रखना ही होगा कि जो फसल हमारा पेट भरती है, उसके बीजों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, जैसे हमारे पूर्वजों ने रखा। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे किया जाए। इसे समझने के लिए डॉक्टर कमलेश जोशी के सुझाव देखे जा सकते हैं, जिन्होंने इसी विषय पर पीएचडी की है और सस्टेनेबल पिलग्रिमेज टूरिज्म इन केदार वैली, ए होलिस्टिक टूरिज्म डेवलपमेंट अप्रोच पोस्ट 2013 डिजास्टर, इस शीर्षक से उन्होंने थीसिस लिखी है। अपने शोध के बाद उन्होंने जो मुख्य सुझाव दिए हैं वो है कि सबसे पहले तो तीर्थाटन और पर्यटन के अंतर को समझा जाए। धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट न बनाया जाए और केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति के अनुकूल व्यवस्था बनाई जाए। वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित की जाए और ये निर्धारण पिछले साल की तरह ना हो, जिसकी घोषणा तो हुई लेकिन धरातल पर जमपत ही पड़ी रही। इसके अलावा सर्दियों में भी ऊखीमठ में केदारनाथ के दर्शन को बढ़ावा दिया जाए और त्रिजुगी नारायण, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी जैसे सैटेलाइट गंतव्यों को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि केदारनाथ आने वाली भीड़ का विकेंद्रीकरण हो सके, पैदल यात्रा को बढ़ावा मिले और हेलीकॉप्टर की कुकरगत करके धनाधन उड़ाए जाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगे। ऐसे तमाम सुझाव डॉक्टर कमलेश जोशी ने सुझाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है, जो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर को हतोत्साहित करना तो दूर, अब आदि कैलाश में भी हेलीकॉप्टर की रेल बनाने की तैयारी में है। उस घाटी के लोग लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यहाँ भी बहुत जोर से विकास आ रहा है। चारधाम की यात्राएं आपदाओं में न बदल जाएं, इसके लिए न तो हम अपने पूर्वजों से ही कुछ सीखने को तैयार हैं और न ही दुनिया के विकसित देशों से। चर्चित इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक इस बारे में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस मामले में हमें यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोपीय देशों ने आल्प्स पर्वत की पारिस्थितिकी को बचाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वहां पर्यटकों की तमाम गतिविधियों को नियमित किया है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने आल्प्स की तरफ जाने वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। सिर्फ बैटरी जनित गाड़ियां ही आल्प्स पर्वत के बेस तक पर्यटकों को लेकर जा सकती हैं। यहाँ तक कि आल्प्स में चलने वाली रोपवे भी गुरुत्वाकर्षण के मैकेनिज्म पर काम करती है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि तमाम देश भी सतत विकास के इसी मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ में लगातार बढ़ती हेली सेवाएं न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि केदारनाथ सेंचुरी में रह रहे जानवरों के व्यवहार को भी प्रभावित कर रही हैं। अधिक कार्बन उत्सर्जन का मतलब ही है गर्मी का बढ़ना और ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, जिस वजह से भविष्य में हो सकता है कि हमें और भी बड़ी आपदा झेलनी पड़े। उत्तराखंड में तो जंगलों की आग भी इस आपदा को कई गुना बढ़ा सकती है। डॉक्टर एसपी सती के अनुसार जंगलों में लगी आग क्लाउड बर्स्ट का भी एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि इससे एरोसोल बढ़ता है। इसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, बादल फटने की घटनाओं की संभावना भी उतनी बढ़ती जाएगी।
और ये प्रक्रिया इतनी लोकलाइज्ड होती है कि इसको प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उम्मीद है कि हमारी सरकारें दरबारियों की फौज और चकड़ेंकों की मौज वाली व्यवस्था से निकलकर डॉक्टर कमलेश जोशी और डॉक्टर एसपी सती जैसे लोगों के सुझावों पर काम धरेगी। फिलहाल जंगलों की आग का जिक्र आया है तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो इसी से जुड़ी है। बीते हफ्ते अपनी सरकार ने जंगलात के 10 कर्मचारियों को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि जंगलों में आग के मामले में उन्होंने लापरवाही बरती थी। लेकिन भाजपा के ही एक वरिष्ठ विधायक महंत दिलीप रावत ने इस मामले में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को ही स्केपगोट क्यों बनाया जा रहा है और प्रदेश के करीब 150 वरिष्ठ अधिकारियों से कोई सवाल आखिर क्यों नहीं पूछे जा रहे। उन्होंने इस पत्र में ये भी सवाल उठाए कि निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन क्या यहाँ पर्याप्त नियुक्तियाँ हुई हैं और जो हुई भी हैं क्या उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। अब इस चिट्ठी के पीछे भले ही अंदरूनी गृह क्लेश जैसे कारण हों, लेकिन अपने मुख्यमंत्री से इस तरह के वाजिब सवाल पूछकर महंत दिलीप रावत बतौर विधायक एक सराहनीय काम कर चुके हैं। सभी विधायक अगर समय समय पर बिदके हुए नेतृत्व को ऐसे ही धुपड़ा देते रहे तो सरकारी दिप्ता का दोष काफ़ी नियंत्रित किया जा सकता है। बहरहाल सुकून देती खबर यह है कि इस हफ्ते जंगलों में आग की घटनाओं में कुछ कमी आई है। इसके लिए हम सब इंद्र देवता के शुक्रगुजार हैं और संभवतः सरकार भी होगी, क्योंकि उसके पास भी इस समस्या से निपटने का सबसे मजबूत हथियार यही था कि वो कोरस में गाती रहे, घनन घनन घिर घिर आओ बदरा। बीते हफ्ते एक उम्मीद जगाती खबर देहरादून से भी आई, जहां खलंगा में जब 2000 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया तो भारी संख्या में युवाओं ने इसका विरोध किया और बीते रविवार सैकड़ों लोग मौके पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। खलंगा में जलापूर्ति के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो योजना बनाई जा रही है उसमें 2000 साल के पेड़ बलि चढ़ाने के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। लेकिन एक समस्या का समाधान खोजने के लिए एक और समस्या पैदा करने वाली इस योजना का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति युवाओं की ये पहल उम्मीद जगाती है। अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो बताती है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का डंका पीटते हुए जब आंकड़ों की मुनादी करती है तो वो मुनादी असल में कितनी खोखली होती है। प्रदेश के लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का कितना भयानक डंका पीटा गया था। पूरे प्रदेश को पोस्टरों बैनरों से पाट दिया गया था, लाखों करोड़ों के विज्ञापन इसके प्रचार प्रसार में फूके गए थे और भौंकुत संख्या बताई गई थी कि इतने सैकड़ों करोड़ का निवेश प्रदेश में लाकर सरकार ने बहुत भारी ढूंगा भड़का दिया है। इसके लिए सरकार ने एक आंकड़ा ये भी दिया था कि हमने 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन कर लिए हैं। लेकिन ऐसे इवेंट्स के बाद इन MOUs का असल में क्या होता है, इसकी एक वानगी खुद एक इन्वेस्टर ने बारामासा के साथ साझा की है। नाम न छापने की शर्त पर इस कंपनी के CEO ने बताया कि उन्होंने पिछले साल के अंत में उत्तराखंड सरकार के साथ 1400 करोड़ का MOU साइन किया था। इस निवेश के साथ उनकी कंपनी को करीब 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट करना था, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन स्थिति ये है कि 7 बार चिट्ठियां लिखने और फरवरी में सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद भी ये मामला आगे नहीं बढ़ा है। इस कंपनी को तो ये तक नहीं बताया गया कि उनके निवेश के लिए नोडल अधिकारी कौन होगा और किसके साथ आखिर वो इस मामले को आगे ले जाने के लिए वार्तालाप करेंगे या पत्राचार करेंगे। सरकार के इस रवैये से हतोत्साहित कंपनी का कहना है कि ऐसे में कोई भी निवेशक आखिर उत्तराखंड में निवेश के लिए क्यों ही आएगा। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया पैलाग, नमस्कार।